So this is the agenda. Like we'll have an introduction to ERP. एक SAP का overview कर लेंगे. Navigation कैसे होता है. User roles and responsibilities. Uh, we'll talk about the functions and objectives of MM. We'll discuss the cycle, the overview cycle of MM. Then we will come to the organizing structure. So what is the org structure of MM or the enterprise structure of MM? And then we'll go to the SAP screen, maybe today or in the next class, to create these elements. So like first of all in a project, so it would be like a project. तो हम एक project की तरह काम करेंगे. So we'll create a company. जैसे एक implementation project में होता है कि आप जब ये कंपनी क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में कंपनी क्रिएट होता है, कंपनी उसके बाद कंपनी कोड क्रिएट होता है, उसके बाद उसके नीचे प्लांट होता है, प्लांट के नीचे स्टोरेज लोकेशन होता है, स्टोरेज लोकेशन के बाद देयर आर other org structures like purchase organization. It is like a department, a purchasing department that has to be created. Okay, it can be assigned to company code, but it has to be assigned to plant. तो purchase organization plant के साथ assign होता है, ठीक है, and so that they would be able to procure for the plant. तो एक purchase organization अगर मैं plant पे assign करता हूँ तो उस plant का procurement activities will be handled by that purchase organization. ठीक है, तो ये one to many. We'll talk about that in the later slides. Then we have purchasing group, which are set of buyers. They are people who actually coordinate with the vendors to get the quotes. So जो भी vendor के साथ discussion होता है, कितने पैसे में माल दोगे, क्या conditions होंगे, ये सब चीज करता है purchasing group. So they are set of buyers. And उसके assignment. तो फिर first हम create करेंगे कंपनी कोड प्लांट स्टोरेज लोकेशन, फिर उसके बाद असाइनमेंट होता है कि कंपनी के साथ कंपनी कोड को असाइन करना, कंपनी कोड के साथ प्लांट को असाइन करना, प्लांट के साथ स्टोरेज लोकेशन को असाइन करना, फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लान कैसे असाइन करना. तो ये सब चीजें, ये सब असाइनमेंट्स हमको एसएपी में करना पड़ता है. तो वील क्रिएट दिस स्ट्रक्चर. सो लेट्स हैव एन ओवरव्यू फर्स्ट एंड देन वील गो टू द एसएपी स्क्रीन एंड क्रिएट दिस. सो ईआरपी इज enterprise resource planning. So it is an ERP software. So SAP is an ERP software. So it is a comprehensive solution that integrates and streamlines company's core business. So जो भी कंपनी का core business होता है, जैसे मैं एक प्रोडक्शन कंपनी हूँ तो प्रोडक्शन की चीज जो भी है, ठीक है, आई मैनेज मटेरियल्स, तो प्रोडक्शन का सेटअप, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मटेरियल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर मैं सेल भी करता हूँ, मतलब मैं प्रोड्यूस करता हूँ फिर सेल करता हूँ. अगर मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं स्पेयर पार्ट्स लेके उसको मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, वो प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, ठीक है. नॉर्मली ऐसा होता है, बहुत सारे बिजनेस ऐसा है कि आई प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स और मैं एक प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता हूँ, कुछ चीजें प्रोड्यूस करके मैं सेल करता हूँ. तो मेरे पास क्या होगा, MM का साइकिल होना चाहिए. तो मॉड्यूल कौन कौन से होंगे? MM इज मटेरियल्स मैनेजमेंट. मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन प्लानिंग मेरा PP होगा मॉड्यूल, और मैं सेल कर रहा हूँ तो SD होगा. सो आई शुड हैव 3 मॉड्यूल्स, SAP MM, SAP PP एंड SAP SD, क्योंकि मैं प्रोक्योर भी कर रहा हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और सेल भी कर रहा हूँ. ठीक है, क्लियर है ये पार्ट? तो इस तरह से मॉड्यूल डिफाइन होता है कि मेरा बिजनेस क्या है, मैं किस तरह का बिजनेस करता हूँ, उसका if I understand my business, what is my business, I would know what are the modules I would incorporate. तो जब मैं SAP खरीदूंगा, ठीक है, when I take the license of SAP and when I configure the module, जब मैं implementation project में हूँगा, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैंने जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी फर्स्ट टाइम सेटअप कर रही है SAP, तो IBM, Accenture या Deloitte is the consulting partner or the implementation partner. तो जब when IBM is working for Tata, so they have to configure this, okay, so they have to understand the business. So Tata का business, if I don't understand, then I would not be able to understand कि कौन कौन से मॉड्यूल मुझे इंप्लीमेंट करने हैं, राइट. अब टाटा कह रहा है कि मेरा पास आई विल प्रोक्योर रॉ मटेरियल्स, मैं प्रोड्यूस करूंगा एक पार्ट, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूंगा, प्रोडक्ट को बेचूंगा. तो आई नो कि आई हैव टू इम्प्लीमेंट MM फॉर P2P साइकिल, प्रोक्योर टू पे, फिर मैं प्रोडक्शन करूंगा SAP PP एंड देन SD. सो आई नीड 3 मॉड्यूल्स. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. तो जब एक नया इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वी गैदर रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, मल्टीपल डिस्कशंस होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है, क्या मतलब क्या चाहिए, ठीक है, तो एक बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है. उसके बाद हम एक डेमो करते हैं कस्टमर को, देखो कि हमारा एक सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम में लाइक आई हैव
प्री कॉन्फ़िगर्ड, आई मीन नॉर्मली आई हैव प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम. तो जब मेरे पास प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम है, आई कैन शो माय क्लाइंट कि देखो ये प्रोसेसेस इजीली हैंडल होते हैं. ठीक है, तो आई कैन टेल दैट आपके पास देखो आपका ये 3 प्रोसेस आपको चाहिए. अब एसएपी में देखो कितना इजीली वो 3 प्रोसेस हम कर सकते हैं. सो वी शो अ डेमो. नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि हम डेमो करते हैं, वेरियस डिस्कशन करते हैं. क्या फिट गैप है, मतलब क्या क्या गैप है. ठीक है, क्या क्या मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, कौन कौन से सब प्रोसेसेस है. ठीक है, ये सब हम मतलब वी हैव अ डॉक्यूमेंट वेयर वी राइट इन दीज थिंग्स. उसके बाद एक वो होता है, मतलब कि साइन ऑफ होता है. ठीक है, साइन ऑफ होने के बाद हम एक डेमो करते हैं, मतलब डेमो साइन ऑफ से पहले ही एक डेमो कर देते हैं कि देखो आपका ये प्रोसेस है एसएपी में, कितना इजीली ये चीज़ हो रहा है. तो दे विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड कि चलो हमको हमारा बिजनेस एसएपी में इतना जल्दी अच्छे से हो जा रहा है. ओके, देन वी साइन ऑफ होने के बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन. तो देन आई गो टू द एसएपी स्क्रीन. जो एसएपी ऑलरेडी ऑन प्रेमाइस होना चाहिए, तो कस्टमर के सर्वर में हम एसएपी इंस्टॉल करते हैं. तो दे आर पीपल हु विल इंस्टॉल एसएपी एंड देन वी विल स्टार्ट द कस्टमाइजिंग. ठीक है, तो जब मैं ये 3 मॉड्यूल इंप्लीमेंट कर लूंगा, देन द पीपल हु आर वर्किंग, जो भी परचेज मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है, जो एक टाटा में काम करते हैं, तो दे विल बी एबल टू चेक द डेटा. तो जो जैसे प्रोडक्शन में जो डे टू डे एक्टिविटीज होता है कि कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, ये सब चीज डेटा जो हम मैनेज करते हैं वो सिंगली ईआरपी सॉफ्टवेयर में एसएपी के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं. सो कंपनी का जो कोर बिजनेस प्रोसेस है, आई कैन मैनेज इट इन अ सिंगल स्क्रीन इन एसएपी. ठीक है, तो जो भी ऑपरेशंस हो रहा है, जो भी डेटा है, जो भी रिसोर्सेज है, आई कैन मैनेज एवरीथिंग इन ईआरपी. ठीक है, एंड आई कैन हैव रियल टाइम इनसाइट. सो रियल टाइम आई हैव मल्टीपल रिपोर्ट्स, रियल टाइम कितना वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना पेंडिंग है, कितना माल आने वाला है, कितना गुड जीआर हो चुका है. ठीक है, कितना प्रोडक्शन के लिए पेंडिंग है, कितना सेल बाकी है, कितना ऑर्डर्स पेंडिंग है. ये सारा कुछ चीज़ें, हर मॉड्यूल का चीज़ें आई कैन ट्रैक इट इनसाइड एसएपी. ठीक है, सो रियल टाइम इनसाइट मिलता है. ठीक है, एंड as I'm able to view data in a very optimized manner, I can make decisions better. ठीक है, तो मुझे I will take much better decisions. ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि I am more efficient and I am also I am competitive, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में. तो if I have the latest software with latest functionalities and if I'm much aware, ठीक है, तो आई विल बी वन स्टेप अहेड ऑफ माई कंपिटिटर. सो इट ensures productivity, efficiency and competitiveness. ठीक है, सो क्लियर है, राइट, ये पार्ट? Yes, sir. Okay. So if I talk about the benefits, so like benefits of ERP is these are so high productivity मेरा increase होता है. I can have deeper insights because in S4 HANA there it is real time analytics, so I can generate like thousands of data in just few seconds. Okay, so I can have real time analytics, I can have deeper insights. ठीक है, reporting is very fast. Okay, risk is lower, IT is simpler, so the GUI जो भी मेरा user interface है, तो it is very simpler, so I can navigate through the screens easily. Okay, so मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा SAP में काम करने के लिए. ठीक है, तो फिर चीज़ें फास्ट है, इसीलिए क्या होता है कि अजाइल, इट इज अजाइल. सो लाइक आई एम वेरी प्रोएक्टिव एंड अजाइल बिकॉज आई एम गेटिंग रिपोर्ट्स वेरी फास्ट, सो आई एम एफिशिएंट एंड अजाइल. तो एजिलिटी इंप्रूव होता है. तो ये 6 चीज़ है, बेनिफिट्स है. ठीक है, now talking about the industry, so service industry can use ERP. तो service industry can have, तो अगर मेरे पास एक कोई सा भी सर्विस है, मैं एक कार बिजनेस चलाता हूँ, कार रेंटल का. तो कार रेंटल इज अ सर्विस, तो मैं चाहता हूँ कि चीज़ें को SAP में करें. तो सर्विस इंडस्ट्री कोई सा भी हो, कस्टमर केयर कोई सा भी सर्विस हो, इट कैन बी मैनेज्ड वेरी एफिशिएंटली इन ERP. ठीक है, फिनेंस का कोई कंपनी है, इट कैन बी मैनेज्ड. कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियरिंग कंपनी है, इट कैन बी मैनेज्ड वेल एफिशिएंटली. एसेट मैनेजमेंट है, ठीक है, दैट ऑल्सो कैन बी मैनेज्ड इन SRP. सेल्स प्रोसेस कैन बी डन. ठीक है, सप्लाई चेन, जैसे हम प्रोक्योर टू पे करते हैं, जो भी सप्लाई चेन क्वालिटी जो भी होता है वो दैट ऑल्सो कैन बी डन इन ERP. इफ आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप,
It can also be done in SAP. ठीक है, procurement and this is MM module. So now S/4HANA आने के बाद it is called sourcing and procurement. पहले it was like SAP materials management, and now after S/4HANA we have the module is called sourcing and procurement. Okay? So in our terms it is MM. So sourcing of the material and procurement. Okay, so S2P हम बोलते हैं, sourcing to procurement, source to procure, S2P. Okay, so it's like the sourcing and procurement. So these are the services or like industries which can work very well in ERP. Okay, so these are some important industries. Okay, now if I talk about installations, so SAP, like the companies SAP install करती है, so they have got 3 ways कि मुझे जैसे मैं SAP में first I want to move into SAP, so I have what are my options. ठीक है, तो एक कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो वो चाहती है कि मैं SAP में जाऊं, तो जो भी मेरा बिजनेस है मैं SAP में मॉनिटर करना चाहता हूं, तो ही हैज द 3 ऑप्शंस. ओके, तो ये वाला हम छोड़ देते हैं. तो these two are not just for example we'll talk about, but basically this is important. On premise is what? Software is installed and maintained on the company's own server. ठीक है, तो अगर मैं टाटा का एम्प्लॉय हूँ तो टाटा का सर्वर्स में SAP is installed. So Tata has bought the license of SAP and installed in their servers. Okay, और उनके सारे कंप्यूटर्स में SAP है, SAP लॉग ऑन स्क्रीन होता है. तो जैसे इस तरह से होता है, जैसे SAP लॉग ऑन यहाँ पे दिख रहा है, SAP लॉग ऑन, तो इस तरह का आइकॉन होता है SAP लॉग ऑन का. ठीक है, तो अगर आप इफ आई इंस्टॉल्ड इट आई हैव दिस लॉग आइकॉन. ठीक है, तो it is on premise. Okay, so I will log in to the SAP with my username and ID and then I can work. So जो जो भी daily activities होता है, purchase का, quality का, I can do that. Okay, so that is on premise. So software installed and maintained on the company's own servers. Okay, it is SAP on premise. Okay, and then on premise पे क्या होता है कि if my business is complex, अगर मेरा business complex है तो I can have customization. So मैं I can have numerous customizing. मतलब कोई limitation नहीं होता कि मैं अपने बिजनेस के हिसाब से SAP को कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ टू कैटर माय नीड्स. तो जो भी मेरा नीड है, बिजनेस नीड्स है, देयर इज नो हिंड्रेंस इन कॉन्फ़िगरिंग SAP इफ आई हैव ऑन प्रेमाइस. ठीक है, तो ऑन प्रेमाइस पे ये होता है. ठीक है, उसके बाद क्लाउड बेस्ड. सो क्लाउड बेस्ड एज यू नो कि क्लाउड का बहुत बात चल रहा है. तो क्लाउड बेस्ड इट इज होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर्स. सो इट इज ऑन द इंटरनेट एंड it is shared. So cloud is very big. There are multiple companies who have their space on the cloud. Okay, तो like it's a ये मतलब ये जैसे क्लाउड है, इसके अंदर ये स्पेस उसका है, ये स्पेस उसका है, ये स्पेस तीसरा कंपनी का है. तो आई हैव इतना ही स्पेस है मेरे पास. सो कस्टमाइजेशन कैन नॉट बी अनलिमिटेड. तो मुझे कॉन्फ़िगर इसी स्पेस के अंदर करना पड़ेगा. अगर ये मेरा क्लाउड है और ये मेरा पार्ट है, इतना GB का ही पार्ट है मेरा इंटरनेट में, तो मैं कस्टमाइज इसके अंदर ही कर सकता हूँ. सो आई कैन नॉट हैव द होल स्पेस, मुझे इसी में काम करना पड़ेगा. तो कस्टमाइजेशंस आर लिमिटेड बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट एंड दिस स्पेस इज शेयर्ड बाय मल्टीपल. तो यहाँ पे एक और कंपनी शेयर कर रहा है काम, इसमें एक और कंपनी है, इसमें एक और कंपनी है, इसमें एक और कंपनी है. तो मेरे पास लिमिटेड कस्टमाइजेशंस होता है एंड आई कैन नॉट डू वेरी कॉम्प्लेक्स कस्टमाइजिंग. तो कॉम्प्लेक्स के लिए ऑन प्रेमाइज चाहिए, मुझे अपने सर्वर में चाहिए और आई कैन कस्टमाइज. क्लाउड में इट इज शेयर्ड एंड आई कैन हैव ओनली फ्यू जो मॉड्यूल्स मेरा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे HR हो गया या फिर कुछ और थोड़ा बहुत छोटा मोटा मॉड्यूल हो गया जो कि मैं उतना यूज नहीं करता हूँ, जस्ट फॉर चेकिंग. आई कैन गो टू क्लाउड फॉर दोस मॉड्यूल्स एंड जो भी मेरा कोर प्रोसेस है SDM MPP ये सब मेरा कोर है, दैट कैन बी ऑन प्रेमाइज. ओके, सो इस तरह का हम सेटअप कर सकते हैं कि ऑन प्रेमाइज में कोर मॉड्यूल्स में जाते हैं. तो क्लाउड के लिए अलग परचेज होता है, ऑन प्रेमाइज का अलग परचेज होता है, क्लाउड का अलग परचेज होता है. तो क्लाउड का थोड़ा सा सस्ता होता है, ऑन प्रेमाइज में इट इज कॉस्टली. तो अगर कुछ मॉड्यूल्स मेरा ज़्यादा यूज नहीं होता तो आई कैन गो विद क्लाउड एंड आई कैन हैव एन हाइब्रिड. तो हाइब्रिड में वो कर सकता हूँ, जैसे मैं बोल रहा था कि इट इज़ अ कंबाइंस ऑन प्रेमाइज एंड क्लाउड. तो मैं ऑन प्रेमाइज भी लिया
कुछ मेरा कोर प्रोसेस SDMPP के लिए मैंने ऑन प्रेमाइज कर दिया, और मान लो HR और कुछ और मॉड्यूल है जो कि मैं उतना यूज नहीं करता हूँ, आई कैन गो विद क्लाउड. ओके, सो आई हैव, so जो company who are installing SC for the first time, they have three options: on premise, on like install on their own servers, cloud is on the internet, and hybrid is I can have a combination, कुछ modules on premise, कुछ modules cloud. ठीक है, और ये एक और सर्विस होता है SaaS, subscription based cloud ERP. So it is a different kind of software, and hosted is another. So ERP hosted by third party provider. So like if there is hosted, these are all outside SAP. So these are, SaaS is a different software. It is not in SAP. In SAP we have these three things. Okay, so cloud is this, on premise, and hybrid. Okay, so these three are important. So any questions on this? Fine. No, sir. Okay. Okay. Okay, so there are some features, like it's a common database. So like if I talk about S4 HANA, so it's a new software like SAP S4 HANA. So HANA is what? Is a database. Okay, so SAP has come up with a new database. Okay, previously S4 HANA से पहले we had R3 or ECC R3. You should know. So ECC R3 में the database was Oracle. So we used Oracle as a database. But now after 2015, so SAP, the first installation was 2015, I guess. Okay, so 2015 में first time, like they had their upgrade over there. So 2015 में जब हमने, when they came up with the first release, so it was on the HANA database. So HANA is a database. So HANA की जब बात करें तो HANA is what? Is a database. So the database has been changed from Oracle to HANA. Okay, so they have created their own database, is HANA, and जो software है, it is called S4 HANA. ठीक है, S4 HANA, SAP S4 HANA is the software, or the new, it's a new software. Okay, so I can upgrade from ECC to S4 HANA, and it runs on HANA database. Okay, पहले it was Oracle था, but अभी Oracle को change करके उससे नया database बनाया और एक नया software बनाया. ठीक है, so there are 30% changes. और deltas जो भी है, it's around 30%. जो पहले हम काम करते थे ECC में, उससे S4 HANA का 30% changes है. 70% is the same, the business process, everything is same, but कुछ changes है उसमें, तो 30% changes है. ठीक है, तो अच्छा, इसमें क्या है? कॉमन डेटाबेस है, एनालिटिक्स इज एम्बेडेड, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं, UI मतलब यूजर इंटरफेस, UI इज यूजर इंटरफेस, UX इज यूजर एक्सपीरियंस. So user experience and user interface is consistent. I have fewer clicks, or after Fiori, Fiori are apps. Okay, so like SAP के अंदर it is created multiple apps. Okay, which can be run on mobile as well. तो जो भी कस्टमर है, जैसे वो ट्रैवल कर रहा है और कुछ उसको SAP के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स करने हैं, तो he can open the mobile and वो ऐप को खोल के he can do the transaction. Okay, so because it is fewer clicks, it is very easy to user friendly, and only by fewer clicks he can complete the transaction. Okay, so UI UX is better. Integration, I can have integration with other modules, new technologies, new functionalities I can access. Okay, deployment, technology platform is there, multinational support, like I can have support also, from SAP and others. Choice of deployment, so like I can go with on premise, I can go with the cloud, or I can have both. So I have a choice of deployment. So these are some common features of benefits. Okay, now SAP overview, like it was founded in 72. Like SAP is a company. Okay, it's a company in Germany, and it was founded in 72. So the software name is also SAP, and the company's name is also SAP. Okay, it is founded in Germany, and so it offers a comprehensive suite of applications like ERP, CRM, HCM. So all the things they have, they provide. Okay, and SAP is something that the business can configure. Whatever the business is, the company's business is, it can be configured to suit their business. Okay?
So benefits are like it streamlines operations by centralizing data. So all the data is in center in one shop, in one screen. Okay. Real-time insights are there, so we have better decision making. Okay. Efficiencies increases, operational costs are reduced. Um, Customer satisfaction, because it is very fast, and via Fiori I have got fewer clicks, a very user friendly interface. Okay. So the customer is also satisfied, like they do not have to spend much time doing the transactions. Okay. Data is very secure. Okay. Compliance and data security is there. Okay. And also SAP is bringing up technologies like IoT, like Internet of Things, and AI. Okay. So artificial intelligence. So now they are working more on AI and IoT. So uh, whatever new functionalities, like every year whenever they release, they are powering AI and IoT on it. Okay. So that is the boom. I mean, it's very in on demand right now. So they are linking artificial intelligence, IoT, in their new functionalities. Okay. Okay. So fine. Okay. So navigation in GUI. So GUI, as I said, it is graphical user interface. Okay. So it is an user friendly uh, interface, and it has menus, toolbars, command field for easy navigation. Users can move swiftly. So I can move swiftly between screens. Okay, एक screen से दूसरे screen I can move very fast. It is very quick and easily accessible. Okay, so if I talk about GUI, this is the GUI. Okay, so after I log in, okay, वो जो मैंने आइकॉन दिखा रहा था उस पर लॉगिन करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड देने के बाद आई हैव दिस इंटरफेस. सो दिस इज कॉल्ड द मेन्यू बार. ओके, मेन्यू, ठीक है, एग्जिट जो भी एक्स्ट्राज है इसमें. दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार. तो इफ आई हैव अ टी कोड, आई पुट इट हियर. ओके, एंड हियर आई सेव इट. ओके, बैक का ये है, एग्जिट का ये है, फाइंड का ये बटन है. सो प्रिंट फाइंड इज दिस. So find something if I want to find something. Okay, so and this is page up, page down. So this page up, page down, this opens a new session. So एक इस तरह का सेशन मुझे एक और खोलना है तो मैं इसमें जाऊंगा, this one. ठीक है. And this is called visualization, like layout और visualization के लिए ये है. So this is standard toolbar. Okay, and this is the title bar. Like when you have your ID created, you should have like a user menu for Rahul or user menu for Siddharth. You can have like this. Okay, and here it is the application toolbar. Okay, like I can put something on favorites. Okay, and ये workflow का खुलता है, SAP inbox खुलता है for any workflow thing. Okay, so these are there, and this is the menu. So normally जो हमारा HTML है, it comes under this part, logistics. So I can open, ये जो ड्रॉप डाउन है, I can open this like this. ओपन करते करते मैं I can access various modules. जैसे परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करना है, GR करना है, तो it can all open via this folder. So लॉजिस्टिक्स के अंदर सारे होंगे, मतलब SDMM PP सब इसके अंदर ही होता है. So I just have to drop down and I find it and I can do it. If I remember the T code, I can access it here. तो T code याद है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डाल दूंगा. अगर मेन्यू पाथ से जाऊंगा तो एक एक करके खोलना पड़ेगा यहाँ पे जाके. ठीक है. सो दिस इज द स्क्रीन वेयर इन आई कैन गो. दिस इज स्टेटस बार. यहाँ पे SAP का लोगो होता है. दिस इज द क्लाइंट, जिसे मैं डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, तो इस पर डेव लिखा रहेगा और क्लाइंट नंबर लिखा रहेगा. तो 130 140 जो भी क्लाइंट है. दिस इज दी द सर्वर नेम, लाइक डेवलपमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया. ठीक है. तो दिस इज दैट. ओके, एंड उसके बाद एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नंबर होगा. तो दिस एंड ऑल्सो इफ आई ओपन दिस वन, ये जो ब्लैक एरो है यहाँ पे, इसमें करूंगा तो टी कोड, जैसे मैं टी कोड के अंदर जाऊंगा तो आई कैन हैव द नेम ऑफ द टी कोड. मैं किस ट्रांजैक्शन पे हूँ, इफ आई वांट टू नो, एंड आई क्लिक ऑन दिस ब्लैक आइकॉन हियर, तो यहाँ पे डिटेल्स दिखेगा कि जैसे ME22N पे हूँ या ME54 पे हूँ. ठीक है. तो आई कैन हैव द नेम ऑफ द टी कोड. ठीक है. तो सर्वर नेम, क्लाइंट नंबर, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक्सेस इट कैन आई कैन हैव द नेम ऑफ द की कोड. ओके, सो दिस इज हियर. तो ये टाइप्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है. जैसे आपको TCS पे जॉब मिला, आप मान लो कि ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, आपको बोला गया कि आप ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन में काम करोगे. तो ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या है?
ये एक कंपनी जिसमें कोई भी ईआरपी नहीं था, मतलब कि ईआरपी मतलब पहले क्या था, ईआरपी लाइक सेल्स फोर्स इज एन ईआरपी, ओरेकल एक ईआरपी था पहले, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी टैली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर था, ठीक है। तो कोई भी ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं था, वो फर्स्ट टाइम एक वो कंपनी ईआरपी इंस्टॉल कर रही है। दे आर बाइंग द लाइसेंस फ्रॉम एसएपी एंड दे वांट टू मूव देयर बिजनेस इनटू एसएपी। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है तो इट इज अ ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन वेयरिंग नो ईआरपी सिस्टम इज प्रेजेंट। कोई भी ईआरपी नहीं था, फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग फॉर। तो उसमें उसके लिए अलग से क्लाइंट बनेगा, अलग से पूरा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। वो बाई होगा, सॉफ्टवेयर बाई होगा, फिर क्लाइंट बनेगा, है ना, डेवलपमेंट पहले, प्रोडक्शन बनेगा, प्रोडक्शन कॉपी होगा, और बीच बीच में वो अपडेट होता है। जैसे 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 हर हम सिस्टम रिफ्रेश होता है, जैसे मान लो कि 3 महीना में वो अपडेट होता है। जैसे 3 महीना में कुछ डेटा इकट्ठा हुआ प्रोडक्शन में, तो वो कॉपी हो गया डेवलपमेंट में, फिर और 3 महीने के बाद फिर से रिफ्रेश होता है। तो वी ट्राई कि तीनों सिस्टम्स जो है लैंडस्केप में वो अपडेटेड रहे, मतलब वो सिमिलर डेटा हो उसके लिए। तो हम बीच बीच में अपग्रेड चलाते हैं कि सारा डेटा जो है प्रोडक्शन का 2-3 सिस्टम में वो डमी डेटा आ जाए, ताकि हम टेस्टिंग कर पाए ठीक सही तरीके से, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड इज दैट, ठीक है। तो अगर मान लो लेगेसी से जो भी कंपनी वो फाइलों में काम करती हैं, वो एसएपी में जाना चाहती है, तो दे पुट क्लियर ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप उस प्रोजेक्ट में हो, ग्रीन फील्ड एटलीस्ट जो क्लाइंट को आप सपोर्ट करोगे वो ही दे आर ट्रांजिशनिंग टू एसएपी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। ब्राउनफील्ड एज यू नो कि मैं अपग्रेड करता हूँ, ठीक है। तो 1810 पे हूँ, मैंने 2022 पे अपग्रेड किया, तो आई कैन अपग्रेड। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैंने बोला हर वर्जन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, लेटेस्ट फंक्शनलिटीज होता है, कुछ फीचर्स ऐड होते हैं। तो अगर मुझे वो फीचर्स का लेना है, मुझे इफ आई वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यू फंक्शनलिटीज, आई हैव टू गो फॉर अ ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। और अगर आप उस प्रोजेक्ट में हो तो यू आर इन अ ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। उसके साइकिल्स अलग है, जो भी है उसके टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, तो उस तरह से होता है ब्राउनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अब रोल आउट क्या है? रोल आउट इज व्हाट, कि पहले जैसे मान लो कि मेरे कंपनी में 2 प्लांट है, एक चेन्नई और एक बैंगलोर में, ठीक है। अब मैं एक नया प्लांट खोल रहा हूँ दिल्ली में, ठीक है। तो मैंने एक फिजिकली एक नया लोकेशन होता है ना, एक नया यूनिट खुलता है, एक नया फिजिकल एक लोकेशन खुलता है। तो जब मैं दिल्ली लोकेशन में खोला हूँ, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने सब कर दिया, हायरिंग वायरिंग कर दिया, सिस्टम्स आ गए हैं। तो नाउ व्हाट आई वांट टू इंक्लूड दैट लोकेशन इन दिल्ली इन माय करंट सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज रोल आउट, नो। जब भी एक नया प्लांट हम ऐड करते हैं या नया लोकेशन हम ऐड करते हैं एग्जिस्टिंग लैंडस्केप में, ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहा था, चेन्नई बैंगलोर में ऑलरेडी चल रहा था प्रोसेसेस, अब मैं एक नया यूनिट ऐड करूंगा, तो एसएपी में वो प्लांट ऐड करनी पड़ेगी, वो प्लांट क्रिएट करनी पड़ेगी एसएपी में, ठीक है। तो तो उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन है। तो उसमें क्या होगा कि आपको प्लांट इंक्रीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, किस तरह से क्या होगा, तो वो सब होता है। तो क्लाइंट से बातचीत होती है ना, मतलब एसएपी के अंदर मैं कुछ भी डेटा अपने मन से नहीं डालता हूँ। तो आई हैव डिस्कशंस विद द क्लाइंट। मैं पहले बैठता हूँ, बिजनेस को समझता हूँ, व्हाट इज योर प्रोसेस, कौन कौन से प्लांट है, कितने हैं, कौन कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो, कौन कौन सा वेंडर्स हैं, क्या आपके डॉक्यूमेंट टाइप से, एवरीथिंग आई डिस्कस। तो एक फेज होता है जहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, फिर मैं करता हूँ रियलाइज, फिर कस्टमाइजिंग करता हूँ। मैं पहले समझता हूँ, एक डॉक्यूमेंट बनता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट बनता है, फिर एक केडीएस डॉक्यूमेंट बनता है, की डेटा स्ट्रक्चर। तो क्या मुझे करना है एसएपी में, तो वो उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। हम क्लाइंट को ये भी बोलते हैं कि कौन कौन सा फिट गैप बोलते हैं। तो आफ्टर मतलब डिस्कशन इनिशियल जो डिस्कशन होता है क्लाइंट के साथ, हम बोलते हैं कि देखो आपका ये प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि देखो ये 4 प्रोसेस है, तो वो इजीली एसएपी में हो जाएगा, ठीक है। बट 2 प्रोसेसेस ऐसे हैं जो एसएपी में ऑप्शन नहीं है, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज सोल्यूशन देंगे हम। तो कंसल्टेंट इस तरह से करते हैं, जो भी मतलब कंसल्टेंट्स है, जो भी मैनेजर है, वो इस तरह से कुछ मतलब बताता है कि जो कौन कौन से प्रोसेस से इजीली मैप होगा एसएपी में, कौन कौन से प्रोसेसेस है जो इजीली मैप नहीं होगा। जो इजीली मैप नहीं होगा उसके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए। तो हम वी गो इनटू अ लॉट ऑफ डिस्कशंस विद द क्लाइंट, और जो भी कुछ एसएपी में जो भी कुछ क्रिएट करना है, कुछ भी एक पॉइंट भी, एक डॉट भी मैं एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता, ठीक है, जो कंपनी ने नहीं बोला होगा। तो आई हैव टू वेरी केयरफुल वाइल कस्टमाइजिंग, क्योंकि मैं डेटा जो भी है वो उस तरह से एग्जैक्टली क्लाइंट जैसे बोल रहा है उस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी डेटा जो मैं करूँगा
So it is discussed with the client and client gives me those which is in the KDS document. KDS document में वो सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो मुझे कॉन्फ़िगर करना है SAP में, ठीक है। तो ब्राउनफील्ड इस तरह से होता है, रोल आउट में भी सेम है, प्लांट ऐड करो, उसके मॉड्यूल्स को एक्सटेंड करो, कस्टमाइजिंग करो, तो जो है उसका उसके लिए वो है, ठीक है। तो अगर MM के पर्सपेक्टिव में वो रोल आउट और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फुल इम्प्लीमेंटेशन। तो हम लोग एक ग्रीनफील्ड इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, और रोल आउट भी बोल सकते हो, रोल आउट भी कर सकते हो। तो बी अ मिक्सचर ऑफ ग्रीनफील्ड एंड रोल आउट, ठीक है। तो इस तरह से हम करेंगे, सिनेरियो जो भी हम बनाएंगे, जो भी करेंगे, तो उस तरह से करेंगे, ठीक है। तो रोल आउट इज अ एडिशन ऑफ अ न्यू ब्रांच इन एसएपी, ठीक है। अब अपग्रेड और ये ब्राउनफील्ड सेम है, तो एक ओल्डर वर्जन से न्यूअर वर्जन पे जा रहे हैं, चल अपग्रेड, ठीक है। अब क्लाउड में है, जैसे मैंने बोला था कि ये वाला सेम है ना, हाइब्रिड मोड है, 3-4 मॉड्यूल मेरा ऑन प्रेमाइस में है और 2 मॉड्यूल क्लाउड पे है। तो क्लाउड में फिर उसके लिए उसका सेटअप अलग है। तो अगर कोई कंपनी चाहती है कि 2 मॉड्यूल क्लाउड में करो, तो वो 2 मॉड्यूल के लिए क्लाउड में कस्टमाइजिंग करनी पड़ेगी। उसमें भी सेम है, क्लाउड में लॉगिन करके उस तरह से कस्टमाइजिंग करनी है, ठीक है। तो कोई होता है ना कंपनीज क्लाउड फर्स्ट, पहले क्लाउड पे जाना है, फिर जाके हम कहीं और जाएंगे, तो वो क्लाउड का इम्प्लीमेंटेशन ही करते हैं। तो उसके लिए डेटा जो है इट इज़ डिफरेंट। जो अमेजन वेब सर्विस का कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, कुछ है मुझे पता नहीं क्लाउड का, तो इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब माइग्रेशन इज सेम। जैसे मान लो कि मैं एक ट्रेडिशनल ERP स्वीट में हूँ, तो मैं इस तरह समझो, इस तरह से इस पर आना माइग्रेशन, ठीक है। पहले क्या था, बिजनेस 1 था, ठीक है, यहाँ पे फॉलो करना SAP बिजनेस 1, ये बहुत पहले ट्रेडिशनल स्वीट था। तो यहाँ पे SAP का प्रोसेस यहाँ पे बिजनेस 1 पे होता था, SAP बिजनेस 1, ठीक है। तो उसके बाद SAP R2 आया, एक नया इवॉल्व हुआ सॉफ्टवेयर, SAP R2 हुआ, फिर आया R3, ठीक है, SAP R3, फिर आया SAP ECC जो कि ओरेकल डेटाबेस पे चलता था, ठीक है, और फिर आया SAP S/4HANA और उस पर डेटाबेस HANA है, ठीक है। और उसमें क्या है, 30 पे चेंजेस है, मतलब कि ECC के साथ अगर कंपेयर करो, अगर ये 2 कंपेयर करो आप, तो ECC और S/4HANA, बिकॉज ये लेटेस्ट वर्जन था ना, ये ECC को ही हमने एक नया सॉफ्टवेयर हमने अपग्रेड कराया S/4HANA। तो इन दोनों के लास्ट 2 जो एप्लीकेशन है उसमें से 30% चेंजेस, ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं है, 30% ही हुआ है। बट हर मॉड्यूल में उसको थोड़ा सा ईजी कर दिया है, बहुत ईजी हो गया है, आफ्टर S/4HANA। तो जो डेटाबेस है उसमें तो चेंज हुआ ही है, वो फास्ट हुआ ही है, और उसके बाद जो ओरेकल जो डेटाबेस चेंज हुआ है वो अलग है, वो उसके लिए फास्ट हुआ है, और इसमें चेंजेस भी बहुत सारे हुए हैं, ठीक है। फ्यूरी ऐप्स इसमें बहुत सारे हैं। तो बिजनेस प्रोसेस तो सेम है, बट यहाँ पे जो बिजनेस के अंदर जो हम जो एनेबलर्स है, वो एनेबलर्स हमको ज़्यादा दिया गया है। तो आई हैव गॉट मोर एक्सेस और मोर आई हैव बीन एनेबल्ड मोर विद आफ्टर S/4HANA, ठीक है। तो माइग्रेशन प्रोजेक्ट ये होता है कि अगर मैं मान लो बिजनेस 1 और R2 या R3 यूज़ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से S/4HANA में मूव करता हूँ, तो इट इज़ अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट, S/4HANA माइग्रेशन प्रोजेक्ट। तो ये सब ट्रेडिशनल SAP स्वीट्स है। अगर मैं कोई भी एक प्रीवियस ट्रेडिशनल SAP स्वीट से एक नया SAP में जाना चाहता हूँ, तो इट इज़ अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल ERP स्वीट टू S/4HANA प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि बिल्ड ऑन इन मेमोरी डेटाबेस। तो यहाँ पे डेटाबेस इन मेमोरी है, रैम में स्टोर होता है, ठीक है। और कंपनीज एमिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में चूज, तो जो भी है लेटेस्ट रियल टाइम, अगर वो फास्ट चाहते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का लेवरेज लेना चाहते हैं, और फास्टर रिपोर्टिंग चाहते हैं, फ्यूरी एप्स का दे वांट टू अडॉप्ट टू फ्यूरी एप्स, देन दे विल मूव इनटू S/4HANA माइग्रेशन प्रोजेक्ट। अब ये SAP MM ओवरव्यू करते हैं, सो विल गो इनटू आवर टॉपिक, ठीक है, कि SAP MM, ठीक है। तो MM क्या है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट्स अ वाइटल मॉड्यूल इन SAP, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज हाउ डू आई प्रोक्योर, ठीक है, मतलब प्रोक्योर मतलब बाई, कहाँ से बाई करता हूँ, फिर किस तरह से बाई होता है, व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हम
फिर माल आता है। पहले मैंने रिक्वेस्ट रेज किया, फिर परचेज ऑर्डर बनाया, परचेज ऑर्डर मैंने वेंडर को दिया, वेंडर ने माल मेरे पास भेजा, ट्रक में माल आया मेरे पास, मैंने अनलोड करा करके, मान लो क्वालिटी है तो क्वालिटी करके मैंने सोएज लोकेशन पर डाल दिया, जो मेरा लोकेशन है वहाँ पे जाके माल डाल दिया। ठीक है, तो ये पूरा जो साइकिल है एंड टू एंड दैट इज मैप्ड इन एमएम। ठीक है, तो उसमें क्या इन्वेंट्री में मतलब गुड्स के मूवमेंट होता है। जैसे मैंने मान लो रॉ मटेरियल लिया, तो रॉ मटेरियल तो मेरे स्टोर में एक जगह पे नहीं रहता, वो मूव होता है। कहीं मैंने किसी को इशू किया, कहीं पर मैंने कॉस्ट सेंटर को इशू किया, कभी मैंने प्रोडक्शन ऑर्डर को इशू किया, कभी मैंने एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मटेरियल हमेशा एक प्लान के अंदर या फिर लोकेशन के अंदर वो घूमता रहता है, देयर इज मूवमेंट्स, और हर मूवमेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो कोई सा भी मूवमेंट हम कर रहे हैं, इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, तो जो भी मेरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, माल आया, फिर उसके बाद इन्वेंट्री मैनेज हुआ, फिर वो सप्लाई चेन का जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो फंक्शंस है वो प्रोक्योरमेंट हो गया, मटेरियल प्लानिंग हो गया, हम हाउ डू आई प्लान द मटेरियल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, हाउ डू आई कंट्रोल द इन्वेंट्री, कहाँ इशू हो रहा है, किसको इशू हो रहा है, क्या कहाँ पे इशू हो रहा है। ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट, अगर मेरे पास वेंडर्स है, मल्टीपल वेंडर्स है, जब जिसके साथ में जो मेरा कोलाबोरेशन है, तो कैसे मैं मैनेज करता हूँ, दैट ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एमएम। गुड्स रिसीट है, इनवॉइस वेरिफिकेशन है, तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, तो टू सम इट अप, ये 4 सेक्शन है वो जो इंपॉर्टेंट है। देखो ये मटेरियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ दिस 4 सेक्शंस। ठीक है, कंपोनेंट्स बोल सकते हो और सब कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट इज मास्टर डेटा। ठीक है, मास्टर डेटा मतलब कि जैसे मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मेरे पास मटेरियल्स है, मतलब हो सकता है रॉ मटेरियल हो, ठीक है, हो सकता है सेमी फिनिश्ड हो सकता है फिनिश्ड आइटम्स हो, कंज्यूमेबल्स हो, ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स हो, तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आई कैन हैव। तो मास्टर डेटा चाहिए, मतलब कि जितने भी मटेरियल्स है उसका मटेरियल मास्टर डेटा, मतलब उसका इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा एसएपी में। तो इन एसएपी आई हैव टू क्रिएट दैट मास्टर डेटा विच इज फिजिकली प्रेजेंट इन माई प्लांट। तो मेरे प्लांट में अगर मान लो कि 1000 मटेरियल्स है, ठीक है, तो वो 1000 मटेरियल्स मुझे एसएपी में बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रोक्यूरमेंट करता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बार में प्रोक्योर करता हूँ। तो मेरा जो प्रोक्यूरमेंट साइकिल है इट इज कंटिन्यूस। तो मैं आज कुछ प्रोक्योर किया, कल के डेट में मैंने कुछ और प्रोक्योर किया, सेम मटेरियल्स, कुछ डिफरेंट मटेरियल्स प्रोक्योर किया, नेक्स्ट मंथ में कुछ और किया मैंने। तो इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल। तो मुझे वो डेटा एसएपी को देना पड़ेगा कि मटेरियल मास्टर डेटा। तो जो भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश्ड, ठीक है, कंज्यूमेबल्स, पानी, बल्ब, लाइट, जो भी है हमें खरीदता हूँ, वो सारा जो भी मैं खरीदता हूँ वो एसएपी के थ्रू करने के लिए मुझे वो मास्टर डेटा चाहिए। मास्टर क्यों चाहिए? बिकॉज वही प्रोडक्ट हम आगे यूज करेंगे, एमएम में प्रोक्योर करेंगे। मान लो स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल में प्रोक्योर करता हूँ, फिर वो रॉ मटेरियल लगता है, प्रोडक्शन के लिए जाता है, तो प्रोडक्शन वाला को भी चाहिए कि भाई कौन सा कंपोनेंट मेरे पास आ रहा है प्रोड्यूस करने के लिए, तो प्रोडक्शन भी वो यूज करेगा वो मटेरियल। अब कंपोनेंट्स देने के बाद नया प्रोडक्ट बना, तो दैट इज ऑल्सो मटेरियल, उसका भी मटेरियल बनाना पड़ेगा मुझे, वो सेल होता है। तो सेल क्या होगा, वो मटेरियल ही सेल होगा। तो मटेरियल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी मॉड्यूल। मटेरियल मैनेजमेंट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन प्लानिंग में भी हम मटेरियल ही प्रोड्यूस करते हैं, सेल करता हूं तो मैं मटेरियल ही सेल करूंगा। ठीक है, अगर क्वालिटी करना है तो मटेरियल का ही क्वालिटी होता है। अगर मैं कॉस्टिंग करूंगा, फाइनेंस कॉस्टिंग करूंगा, तो मैं किसका कॉस्टिंग करूंगा? मैं मटेरियल का ही कॉस्टिंग करूंगा। वैल्यूएशन निकालूंगा तो मटेरियल का ही मेरा वैल्यूएशन है। तो मटेरियल मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड देन वेंडर मास्टर, तो वो जो 1000 मटेरियल्स वो कहाँ से आ रहे हैं? मान लो कि 500 वेंडर्स है या फिर 200 वेंडर्स है, 200 वेंडर्स मुझे ये 1000 मटेरियल्स दे रहे हैं, तो वो 200 वेंडर्स मुझे बनाने पड़ेंगे सिस्टम में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। तो मैं सिर्फ एक बार वेंडर से नहीं लेता हूँ, मैं बार बार लेता हूँ सेम मटेरियल्स को, मैं बार बार मुझे यूज होती है। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल रिटेल में, जैसे मान लो कि मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं कुछ प्रोडक्ट लिया, मेरे महीने का जो भी कंजम्पशन है उसके हिसाब से मैंने लिया, नेक्स्ट मंथ में मुझे फिर से प्रोक्योर करना पड़ेगा क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, फिर से प्रोक्योर करो नेक्स्ट, हर तो अच्छा इन कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वेंडर को मुझे बार बार यूज करने पड़ेंगे ना, मैं वेंडर से मैं बार बार लूंगा सेम मटेरियल या डिफरेंट, या फिर कुछ नया मटेरियल लेना है तो उसका मटेरियल मास्टर नया बनाना पड़ेगा, फिर उसका प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो वो सारे वेंडर्स मेरे सिस्टम में होना चाहिए, वो सारे मटेरियल्स मेरे सिस्टम में होना चाहिए, और एक परचेज इन्फो रिकॉर्ड होता है। एक वेंडर एक मटेरियल
मुझे एक वेंडर एक मेटेरियल मुझे किस प्राइस में दे रहा है उसका इन्फॉर्मेशन परचेज इन्फो रिकॉर्ड में होता है। तो एक यूनिक वेंडर और एक यूनिक मेटेरियल का एक इन्फो रिकॉर्ड होता है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है प्रोडक्ट सेम हो, जैसे लैपटॉप है, बट कंपनीज अलग अलग है, वेंडर्स अलग अलग है। तो हर एक यूनिक वेंडर, मान लो एसर है, एसर का जो लैपटॉप है उसका जो कंडीशंस होंगे वो डिफरेंट होंगी एचपी के लैपटॉप से, ठीक है। तो इन्फो रिकॉर्ड अलग अलग होगा। तो एक यूनिक वेंडर और एक यूनिक मटेरियल का एक इन्फो रिकॉर्ड होता है। जैसे ही वेंडर सेम है, प्रोडक्ट चेंज हो गया तो इन्फो रिकॉर्ड भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। वेंडर चेंज हुआ बट मटेरियल सेम है तो अगेन अ डिफरेंट इन्फो रिकॉर्ड होगा। तो इन्फो रिकॉर्ड इज दैट यूनिक कॉम्बिनेशन बिटवीन अ वेंडर एंड अ मटेरियल विच कैप्चर्स द परचेजिंग एंड प्राइसिंग डिटेल्स। तो परचेजिंग के डिटेल्स होते हैं कि भाई वेंडर कितने दिन में देगा, कितने प्राइस में देगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन परचेजिंग इन्फो रिकॉर्ड में होता है, जो कि हम जब परचेज ऑर्डर बनाते हैं वो यूज होता है। दैट इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड व्हेन आई क्रिएट अ परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो दिस इज मास्टर डेटा। इसके बाद देखो ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, नेक्स्ट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो मास्टर डेटा बना पहले, फिर एमआरपी। तो एमआरपी इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड एमएम। हमारा एक सिनेरियो है, आई विल टॉक अबाउट वन सिनेरियो इन मटेरियल प्लानिंग। तो एमआरपी में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे मैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग रन करता हूँ। मतलब क्या है कि जो मटेरियल्स इशू होते हैं, जिसका भी गुड्स मूवमेंट होता है, जिसका भी परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर बनता है, those materials gets an entry into the planning file। तो SAP के अंदर एक प्लानिंग फाइल होता है, पीपी का पार्ट है एक्चुअली, बट एक प्लानिंग फाइल होता है। प्लानिंग फाइल के अंदर द सिस्टम कैप्चर्स ऑल दोज मटेरियल जिसका मूवमेंट हुआ है। जैसे मैंने कहीं इशू किया, मैंने गुड्स रिसीट हुआ, सेल हो गया बहुत सारे, कुछ प्रोक्योर किया, परचेज ऑर्डर बना, सेल्स ऑर्डर बना, जब भी कोई मटेरियल का हम बनाते हैं तो प्लानिंग फाइल में वो एंट्री हो जाती है। और जब हम प्लानिंग रन करते हैं वो ट्रांजेक्शन से, तो वो ऑल दोज मटेरियल्स आर टेकन इनटू अकाउंट। तो वो सारा मटेरियल्स हम सिस्टम टेक्स इनटू अकाउंट, ओके, एंड दे एंड इट जनरेट्स प्रोक्योरमेंट प्रपोजल। तो परचेज रिक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अगर बाहर से लिया तो परचेज रिक्वेशन बनता है, अगर इन हाउस प्रोडक्शन हो रहा है तो एक प्लान्ड ऑर्डर बनता है। तो एमआरपी जब रन होता है तो ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्वेशन होता है फॉर एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट एंड ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्लान्ड ऑर्डर होता है फॉर इन हाउस प्रोडक्शन। वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो एमआरपी से भी मैं प्रोक्योरमेंट साइकिल शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, इस तरह से मास्टर डेटा बना, फिर एमआरपी रन होके परचेज इक्वेशन बना। तो यहाँ पे देखो परचेज इक्वेशन यहाँ पे है, तो परचेजिंग का साइकिल शुरू हुआ। तो एमआरपी से भी परचेजिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। एक परचेज इक्वेशन है, फर्स्ट स्टेप है, मतलब एमएम का जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज परचेज इक्विजिशन। दैट कैन बी क्रिएटेड मैनुअली एज वेल। जैसे मैंने बोला था अभी दिखाया था ना, क्रिएट परचेज इक्विजिशन, तो मैं मैनुअल भी बना सकता हूँ टी कोड के साथ ME51N से, या फिर एमआरपी के थ्रू भी वो बन सकता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं एमआरपी रन करता हूँ उस मटेरियल का, तो उस अगर वो मेरे पास फोरकास्ट है, मेरे पास डेटा है, तो वो परचेज इक्वेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा एमआरपी से भी। सो यहाँ पे जो परचेज इक्वेशन आया, तो हम परचेजिंग साइकिल में इस बॉक्स में आ गए, ठीक है। यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, ठीक है। अब परचेजिंग का फर्स्ट स्टेप है परचेज इक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद एक RFQ का प्रोसेस है, विल टॉक अबाउट, एंड देन वी हैव परचेज ऑर्डर। तो RFQ मतलब टेंडरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो परचेज इक्विजिशन एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, फिर कहाँ से आएगा, वो कोटेशन के थ्रू हम बिड्स मांगते हैं कस्टमर वेंडर के साथ, एंड देन यहाँ पे एक शॉर्ट लिस्ट होता है एक वेंडर कि कहाँ से माल लेना है। तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया हमने, फिर जो शॉर्ट लिस्टेड वेंडर है उसको मैं PO देता हूँ, तो परचेज ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो परचेजिंग साइकिल है। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि गुड्स आया मेरे पास, ठीक है। परचेज ऑर्डर बना, वेंडर के पास गया कि वेंडर ने माल सेंड किया, ट्रक में मतलब ट्रक में माल लोड किया, मेरे प्रेमाइस में आके लोड हुआ। लोड होने के बाद मैं उसका GR करता हूँ, गुड्स रिसीट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये इस बॉक्स में आया, ठीक है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया, फिजिकल इन्वेंट्री का काउंटिंग प्रोसेस। तो कभी कभी मैं काउंट भी करता हूँ कि हर 3-3, 6-6 महीने में मैं काउंट करता हूँ कि जो SAP में जो स्टॉक दिखा रहा है, मतलब कोई भी एक मटेरियल का स्टॉक दिखा रहा है 10 है, तो मैं बीच बीच में वो काउंट करता हूँ कि क्या 10 ही है, या फिर हो सकता है कुछ खराब हो गया हो, कुछ ब्रोकन हो गया हो, कुछ स्पेयर पार्ट्स है, कुछ पेरिशेबल आइटम्स है, हो सकता है कि वो खराब हो चुका हो। तो आई डू अ काउंटिंग प्रोसेस एवरी 3 to 6 months, ठीक है। तो दैट इज अ फिजिकल इवेंट। तो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल इन द लेटर क्लास कि
फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है। तो इट्स अ काउंटिंग प्रोसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज गुड्स मूवमेंट, अगर कहीं इशू किया मैंने, गुड्स रिसीट हुआ, ट्रांसफर हुआ, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन ट्रांसफर हुआ, तो वो सारे एक्टिविटीज इज कम्स अंडर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो इन्वेंट्री इज दैट साइकिल, ठीक है। और लास्ट स्टेप परचेसिंग का ही लास्ट स्टेप है तुम्हारा लॉजिस्टिक्स इनवॉइस वेरिफिकेशन। यहाँ पे हम इनवॉइस बनाते हैं। तो जैसे ही माल आ गया, आई हैव टू पे टू द वेंडर ना, वेंडर मुझे माल दे दिया तो लॉजिकली मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो इनवॉइस भी भेजता है। तो वेंडर सेंड्स मी द इनवॉइस एंड बेस्ड ऑन द इनवॉइस आई डू अ इनवॉइस वेरिफिकेशन में माइरो, मतलब एक ट्रांजेक्शन से वो पोस्ट करता हूँ। तो पूरा जो साइकिल है पीआर से लेके इनवॉइस तक, दैट आई कैन, इट कैन बी मैप्ड। तो एक के बाद एक मैं बनाता हूँ विद रेफरेंस टू ईच अदर। तो एक पीआर के रेफरेंस से पीओ बना, पीओ के रेफरेंस से जीआर बना, पीओ के रेफरेंस से ही इनवॉइस बनता है। तो ये इसीलिए सारा डॉक्यूमेंट्स लिंक होता है। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन है P2P साइकिल का, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज मैप्ड, ठीक है। तो दिस इज द मेन कंपोनेंट्स in MM, ठीक है। अब we'll talk about org structure. This is a very important topic, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, MMKG org structure, we call it org as well, ORG बोलते हैं org structure, ठीक है। तो org structure, तो इसमें क्या है, देखो ये दिस इज द कंपनी का फ्रेमवर्क है। तो दिस इज द, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दिस इज माय मेन फ्रेमवर्क विच आई हैव टू डू। तो एक होता है क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या है, मान लो कि मैं एक जैसे कंसल्टिंग कंपनी, जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग, या जैसे मान लो कहा गया ये देखो इम्प्लीमेंटेशन सेटिंग में क्या होता है। मान लो आप, तुमने एक्सेंचर ज्वाइन कर लिया, मतलब जॉब मिला एक्सेंचर में, ठीक है। तो एक्सेंचर में क्या होता हो सकता है, कंसल्टिंग कंपनी है, तो यू आर अ कंसल्टेंट, यू विल गेट अ जॉब इन अ कंसल्टिंग कंपनी, ठीक है। अब एक्सेंचर इज एन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ऑफ टाटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो TCS ही पकड़ लो, मान लो TCS है, मान लो TCS कब मैंने तुमने ज्वाइन किया, ठीक है। तो वो TCS इज एन SAP कंसल्टिंग कंपनी और इट्स एन इम्प्लीमेंटर। तो SAP पार्टनर भी है, TCS इज SAP पार्टनर। और मान लो वो एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन को पता है क्या क्या हो सकता है, ग्रीन फील्ड हो सकता है, ब्राउन फील्ड हो सकता है। ग्रीन फील्ड मतलब फर्स्ट टाइम SAP इंस्टॉल हो रहा है, ब्राउन फील्ड मतलब जब मैं एक वर्जन से दूसरे वर्जन में मूव करता हूँ, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट बना, ठीक है। और सपोर्ट मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद सपोर्ट होता है। तो पहले जो से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मैंने मान लो कि मैं शुरुआत से कर रहा हूँ, मैंने इम्प्लीमेंट करा, सारा कुछ करके मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ। तो अ कंपनी कैन डू एन एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग हुआ, सब कुछ उसने डिस्कस किया, सब कुछ क्या क्या मॉड्यूल है, क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, किस तरह से करना है, क्या कस्टमाइज करने हैं, वो सारा कुछ करके वो पूरा गो लाइव हो जाता है, ठीक है। तो जो गो लाइव हुआ उसके बाद सपोर्ट आता है, बिकॉज तो सपोर्ट में इट्स कॉल्ड AMS, तो एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज। सो सपोर्ट मतलब इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद को के जो बिजनेस को सपोर्ट करना होता है, दैट इज AMS, ठीक है। तो कोई सा भी सेटिंग हो, सपोर्ट प्रोजेक्ट हो, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो, रोल आउट हो, माइग्रेशन हो, एक टीम बनता है। तो TCS का एक टीम बनेगा, टीम ऑफ कंसल्टेंट्स। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसमें, MM के मान लो 2 कंसल्टेंट है जो मटेरियल्स मैनेजमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को हैंडल करेंगे और उसके इश्यूज को संभालेंगे। एक वेयरहाउस मैनेजमेंट के कंसल्टेंट होंगे, WM विच इज वेयरहाउस मैनेजमेंट। हो सकता है EWM, दिस एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट, उसका एक हो सकता है प्रोजेक्ट मतलब कंसल्टेंट। SD मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सेल्स का प्रोसेस है, SD के 1-2 कंसल्टेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट करती है कंपनी, तो क्वालिटी मैनेजमेंट के इशूज़ के लिए ये है। PP के इशूज़ के प्रोडक्शन प्लानिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोडक्शन प्लानिंग के 1-2 कंसल्टेंट है। फिनेंस भी यूज करती है, तो फिनेंस का भी हो सकता है। PM इज प्लांट मेंटेनेंस, प्लांट मेंटेनेंस के HR इज HR, ABAP और बेसिस। तो ये 2 टेक्निकल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो एक जब प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है सपोर्ट हो, रोल आउट हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तो इस तरह का एक टीम बनता है जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर एंड टीम ऑफ कंसल्टेंट्स होता है, ठीक है। अब जब मैं क्लाइंट बिजनेस बोलता हूँ, दैट मीन्स इट इज अ टाटा ग्रुप और एनी ग्रुप, ठीक है। क्लाइंट बिजनेस हमेशा मतलब दैट इज व्हाट कि हम टाटा ग्रुप या टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप और मे बी टाटा मोटर्स है, मान लो टाटा मोटर्स, तो ये बिजनेस है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा ग्रुप के कोई भी कंपनी को मैं हैंडल कर रहा हूँ, जैसे तो मतलब मुझे टाटा मोटर्स का प्रोजेक्ट मिला, इसका मतलब क्या है, टाटा मोटर्स इज माय क्लाइंट, इज माय बिजनेस, और हम उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये हायरिंग किया है मैंने, ठीक है। तो क्लाइंट एंड बिजनेस जो भी है, क्लाइंट
यू नो, एंड बिजनेस जब भी मैं बोलूँगा, इट इज ऑलवेज द प्रोजेक्ट टू यू नो विथ विच वी आर इन, ठीक है। तो जो जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ, ठीक है, ऑन साइड मतलब टाटा के प्रेमाइस पे बैठ रहा हूँ, ऑफ साइड मतलब TCS एक्सेंचर में बैठता हूँ, ठीक है। ऑन साइड ऑफ साइड यू नो ना, अगर ऑन साइट है, यू नो, ऑन शोर या ऑन साइड एक ही बात है ना, ऑन साइड ऑन शोर इज सेम। तो इस तरह से ऑन साइट है, तो इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्लियर है ना, प्रोजेक्ट का सेटिंग क्लियर है। जब भी मैं क्लाइंट बिजनेस की बात करूँ तो ऑलवेज जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ, जिस क्लाइंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, या जिस यू नो कंपनी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बिजनेस को सपोर्ट करता हूँ, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद ये भी हमने बोला था कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, स्क्रैच से स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसका की एडीएस होता है, की डेटा स्ट्रक्चर, तो ये सब डिस्कस्ड होता है। तो जब मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो आई गो इनटू मल्टीपल डिस्कशंस विद टाटा ग्रुप कि भाई क्या बिजनेस है, हमेशा क्या डेटा बनाना है, कौन सा नंबर है यूज करना है, कितने प्लांट है, कितने स्टोरेज लोकेशन है, कितना मटेरियल है, कितने वेंडर्स है, और उसके जो भी बिजनेस प्रोसेसेस को किस तरह से रन करते हैं, कौन कौन से टी कोड है, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव टू डिस्कस बिफोर आई स्टार्ट समथिंग इन SAP, ठीक है। तो हमेशा कुछ भी डेटा पॉइंट है मुझे SAP में मैं कुछ सेव कर रहा हूँ, इट हैज टू बी डिस्कस्ड, ओके, विद द क्लाइंट। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्लाइंट, इट इज द बिजनेस। तो मानो टाटा ग्रुप इज माय क्लाइंट, और कंपनी कोड इज द कंपनीज। जैसे टाटा मोटर्स एक कंपनी है, कंपनी कोड है, सॉरी, ठीक है। अगर मतलब SAP के टर्मिनोलॉजी में कंपनी कोड इज टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, ठीक है। TCS भी है कंपनी कोड, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो इट इज ऑल्सो कंपनी कोड। तो कंपनी कोड कैन बी मल्टीपल। तो ग्रुप लेवल और कंपनी का वन टू मैनी है, वन ग्रुप मैनी कंपनीज। जैसे बिग हाउसेज है, टाटा, रिलायंस, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यू नो, है, रिलायंस जियो है, तो मल्टीपल कंपनीज है, रिलायंस पावर है। तो ये सारा जो भी है वो कंपनी कोड्स है, और क्लाइंट है मेरा रिलायंस, ठीक है। अब एक सेट को पकड़ते हैं, मानो टाटा मोटर्स है, जैसे टाटा मोटर्स, जैसे टाटा ग्रुप, तो इसका लिंक नहीं बनता, कि कभी होता है कि हर कंपनी किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकता। अगर मान लो छोटा कंपनी है, मान लो एक ही मेरा कंपनी है, तो क्लाइंट इज नॉट क्रिएशन ऑफ द क्लाइंट इज नॉट नेसेसरी। और यू कैन क्रिएट, बट ये लिंक जरूरी नहीं है, ये क्लाइंट के साथ कंपनी को का लिंक होना जरूरी नहीं है। तो आई कैन आइदर SAP में मैं इसको यू नो नहीं भी बना सकता हूँ, तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो कंपनी कोड इज रिक्वायर्ड, कि कंपनी को मुझे बनाना ही है, ठीक है। कंपनी कोड के अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल प्लांट हो सकता है, कि एक प्लांट गुड़गांव में है, एक प्लांट कोलकाता में है, एक प्लांट लखनऊ में, ठीक है। तो ये 2 प्लांट हो सकती है। तो टाटा मोटर्स के हो सकता है मल्टीपल प्लांट्स, को हो सकता है हर स्टेट में एक प्लांट हो, मतलब 25 प्लांट है, मतलब इस कंपनी कोड के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर 25 प्लांट है। और अगर एक प्लांट की बात ले, तो वन प्लांट कैन हैव मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस। तो हो सकता है कि एक प्लांट को आई डिवाइड इनटू मल्टीपल स्टोरेज लोकेशंस। तो क्या है कि सेग्रीगेट करता हूँ कि भाई मेरे जो प्लांट का जो प्रेमाइस है उसके अंदर मैं यू नो, हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स के लिए एक स्टोर बना सकता हूँ, फिनिश्ड गुड्स के लिए एक स्टोर बना सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्लांट को सब डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ही ये सेग्रीगेशन है। इफ आई टॉक अबाउट एन एग्जांपल, तो जैसे एक देखो यहाँ ये वाला एक प्लांट है, मान लो कि मेरा कोड है 2414 एक प्लांट है, कंपनी कोड मेरा 1710 है। तो कंपनी कोड मैं नहीं बनाता हूँ, जो भी कंपनी कोड मान लो, टाटा स्टील है कंपनी कोड, इसका मेरा प्लांट है, मान लो एक नॉर्मल फ्रीजर। तो दिस इज द प्लांट, फॉर एग्जांपल इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक। SAP में अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, तो ठीक है। तो मतलब कंपनी कोड इज अ नंबर इन SAP, प्लांट इज ऑल्सो अ नंबर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, एंड दीज आर स्टोरेज लोकेशन। तो एक प्लांट के अंदर ये स्टोरेज लोकेशन हो सकता है। एक हो सकता है हो सकता है रॉ मटेरियल जब मैं बाहर से प्रोक्योर करता हूँ तो मैं कहाँ रखूंगा, तो प्लांट के अंदर किसी स्टोरेज लोकेशन पे रखना होगा। तो मैंने इसके लिए एक RM101 करके बनाया, दैट इज RM स्टोर। तो जो भी बाहर से मेरे रॉ मटेरियल्स आते हैं वो इस स्टोर में जाके रखा जाएगा, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स, मान लो कि मैं कुछ FG बाहर से लेके आता हूँ, ठीक है, तो मैं FG स्टोर में रखूंगा। हो सकता है प्रोडक्शन स्टोर है, तो जो माल प्रोड्यूस हो रहा है मेरे फैसिलिटी के अंदर ही, प्रोडक्शन मशीनरी है, सब कुछ लगा हुआ है, तो जो माल प्रोड्यूस हो के आ रहा है मेरे पास वो कहीं रखूंगा, मैं रखता हूँ प्रोडक्शन स्टोर में। तो आई कैन कीप इट इन प्रोडक्शन स्टोर। उसका नॉमेनक्लेचर PRDS हो सकता है। फिनिश गुड्स का जो स्टोर है FG01 आप रख सकते हो। मान लो रिपेयर्स,
ठीक है, टूल्स है, मशीनरी है, वो खराब होता है तो रिपेयर के लिए जाता है। रिपेयर होके जब वापस आएगा तो मैं चाहता हूँ कि रिपेयर का अलग अलग स्टोर हो, तो रिपेयर स्टोर हुआ, RPR1 करके मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब रिटर्न्स, मैं कस्टमर को सेल करता हूँ, हमेशा कस्टमर विल नॉट बी हैप्पी विद माय प्रोडक्ट। ठीक है, हो सकता है कि रिटर्न करता हो, ठीक है, कुछ ब्रोकन हो गया, डैमेज हो गया, इट कम्स टू रिपेयर, सॉरी इट टू रिटर्न। तो जो भी जितने भी रिटर्न्स हो रहे हैं मैंने कंपनी में, तो आई कैन कीप इट इन रिटर्न स्टोर, RTN1 करके मैं रख सकता हूँ। इट्स एग्जाम्पल, ठीक है, कि आप कुछ भी रख सकते हो वैसे। तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा था SAP में क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फ्री गुड्स, मान लो कि मैं बहुत सारे वेंडर से डील करता हूँ एंड दे गिव मी गुडीज, तो वो गुडीज देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं, स्मार्ट वॉच दे दिया, आईफोन क्या बोलते हैं, हेडफोन्स दे दिया, स्मार्ट वॉच दे दिया, ये सारे गुड्स दे सकते हैं। तो एक फ्री गुड स्टोर भी मैं रख सकता हूँ फॉर ऑल दीज फ्री गुड्स, तो उसका भी लोकेशन बना सकता हूँ FR01। ठीक है, ये 4 लेटर का कोड होता है। अब लास्टली हो सकता है जनरल स्टोर, मतलब जो भी मेरा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए जो भी कंज्यूमेबल्स है, फूड आइटम्स है, जो भी मैंने जनरल आइटम्स के लिए इसके लिए हो सकता है कि स्टोर। तो जब मैं प्रोक्योर करूंगा रॉ मटेरियल तो RM01 पे जाएगा। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन होके जो माल आ रहा है मेरे पास वो PRDS में स्टोर होगा। रिपेयर्ड होके जो माल आ रहा है जब मैं उसको रिसीव करूंगा तो रिपेयर स्टोर में जाएगा। रिटर्न होके जो माल आ रहा है उसमें इस पे जाएगा। फ्री गुड जो भी आ रहे हैं उस पे जाएगा। और एक जनरल स्टोर के लिए जो भी पानी जो भी फूड आइटम्स अगर मैं प्रोक्योर करता हूँ डेली बेसिस में कंज्यूमेबल्स, वो सारे जनरल स्टोर में जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई डिवाइड दिस प्लांट इनटू मल्टीपल लोकेशन। तो इसके बाद ये, तो दिस इज ऑल्सो वन टू मेनी। तो वन प्लांट कैन हैव मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पे। ठीक है, एक प्लांट है इसमें मल्टीपल लोकेशंस है इसी प्लांट के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब है परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स अ परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब एक कंपनी कोड का एक परचेज डिपार्टमेंट है जो कि परचेज एक्टिविटीज देखता है। किसके लिए? प्लान के लिए। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन अगेन इट्स अ कोड इन SAP एंड वो प्लांट्स को असाइन होता है। सो अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी असाइन टू वन और मोर प्लांट्स। ठीक है, तो वो प्लांट को असाइन होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो किस प्लान के लिए करेंगे। परचेज डिपार्टमेंट है तो किसी के लिए उपयोग करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है ये बनाना। ठीक है, और होता है परचेसिंग ग्रुप। ये परचेसिंग क्या होता है? इट्स अ बायर और a person or a group of person who is a part of the department. मतलब परचेज डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, राइट? तो परचेसिंग ग्रुप इज नथिंग बट द लोग, द पीपल हु आर वर्किंग इन द परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड डूइंग द एक्टिविटी। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है। एक क्लाइंट है, कंपनी कोड हुआ, कंपनी कोड के अंदर मल्टीपल प्लांट्स हो सकते हैं, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, मल्टीपल प्लांट्स। ठीक है, एक प्लांट के अंदर मल्टीपल लोकेशंस होता है। ठीक है, तो ये MM का ऑर्ग स्ट्रक्चर है। कंपनी कोड, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग। तो दिस इज द ऑर्ग स्ट्रक्चर ऑफ MM। ठीक है, अब परचेसिंग ग्रुप होता है, इट हैज टू बी असाइंड टू प्लांट एंड कंपनी कोड हैज टू बी असाइंड टू प्लांट। सॉरी, कंपनी कोड के साथ प्लांट का ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा, और ये भी मैंडेटरी है, और ये भी है। तीनों चीज ये जो भी एरो है ये मैंडेटरी है। तो ये हमेशा मैं क्लाइंट बोल रहा हूँ तो वो टाटा की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट है मेरा, किसका प्रोजेक्ट है? टाटा का प्रोजेक्ट है, तो उसकी क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, उसकी कंपनी कोड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टू समराइज देखो यहाँ पे परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स एन यूनिट, ऑर्ग यूनिट विच हैंडल्स दी परचेजिंग। ठीक है, इट प्रोक्योर्स द मटेरियल। तो ये परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल्स प्रोक्योर करेगी, सर्विसेज प्रोक्योर करती है। जो भी वेंडर के साथ जो भी निगोशिएशन है, कंडीशन है, ऑफर्स है, जो भी डिस्काउंट देना है, वो सारा निगोशिएशन करती है वो डिपार्टमेंट। ठीक है, और परचेसिंग ग्रुप क्या है? इसका ही पार्ट है वो जो करती है। मतलब जो परचेसिंग ग्रुप एक्चुअली वो लोग है जो कि एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है वेंडर के लिए। तो ही विल, जो निगोशिएशन सब परचेस करता है वो कौन करता है? एक्चुअली वो एक ग्रुप करता है। परचेसिंग का जो बंदा है वो करता है। ही विल टॉक टू द वेंडर, उसका क्या प्रीवियस का रिकॉर्ड क्या है, उसका गुडविल चेक करेगा, कोई डिस्काउंट है, कुछ ऑफर है, कुछ कुछ स्केल्स दे रहा हो, जो भी कंडीशंस को निगोशिएट करना, कम बेशी करना, जो भी है वो सारा काम वो परचेसिंग ग्रुप करता है। तो दे एक्चुअली डू द वर्क ऑफ द परचेस डिपार्टमेंट। ठीक है, एक्टिंग एज अ कॉन्टैक्ट ऑल्सो। तो अगर वेंडर एक मटेरियल दे रहा है तो किसको कॉन्टैक्ट करेगा? तो मेरे कंपनी से वो परचेसिंग ग्रुप को कॉन्टैक्ट करता है। ठीक है, और सेंडिंग द मटेरियल, कब आना है, कहाँ पे आना है, कहीं फंस गया है तो कहाँ फंसा है, तो सारा कुछ वो कॉन्टैक्ट वेंडर्स के अंदर ही वेंडर को ही, मतलब जो परचेसिंग ग्रुप को
कॉन्टैक्ट करते हैं. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. तो in simple word, purchase organization is a purchase department, and the purchasing group is a group of people who are working in the department and taking care of these activities. Negotiations करना, offers है कि नहीं, क्या कितने प्राइस में दे रहे हो, क्या डिस्काउंट है, ठीक है, एक्टिंग एज अ कॉन्टैक्ट, ठीक है, प्रोक्योर सर्विसेज कौन सा है, कौन कौन सा सर्विस है, बातचीत करना, वो सारा कुछ काम करता है परचेज. अभी इसमें कुछ रूल्स है कि अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन एसएपी के अंदर ही रूल्स है कि एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी असाइन टू वन और मोर प्लान. दैट मींस व्हाट, मैं अभी जो बोल रहा था, ये असाइनमेंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो असाइनमेंट है प्लान का, दिस हैज टू बी देयर. ओके, क्योंकि वो परचेज डिपार्टमेंट है तो किसी के लिए परचेज करेगा ना, तो आपको बताना पड़ेगा सिस्टम को कि वो किसके लिए, कौन से प्लांट के लिए परचेज कर रहा है. अगर आप ये बना रहे हो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, उसको असाइन करो प्लांट को, ताकि सिस्टम विल नो कि भाई इन दोनों प्लांट्स के लिए ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन है. तो दैट इज मैंडेटरी स्टेप हियर. ठीक है. नेक्स्ट इज परचेज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी असाइन टू वन कंपनी कोड. तो ये जो है दिस इज नॉट मैंडेटरी. ये जो यहाँ से यहाँ जो लाइन जा रही है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, बिकॉज एक परचेज ऑर्डर जब बनाता हूँ तो ये सारा कुछ होता है. तो प्लांट के साथ भी कंपनी कोड, अगर कंपनी कोड से जा रहा है ना, अगर इसको लिंक करने का जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि प्लांट के साथ भी कंपनी कोड का लिंक है, प्लान के साथ भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन का लिंक है. तो ये कॉमन फैक्टर है. तो प्लान के थ्रू मैं जान सकता हूँ ना, अगर मान लो कि मैं इस प्लांट के लिए प्रोक्योर कर रहा हूँ, देन आई ऑलरेडी नो द कंपनी कोड, बिकॉज इसके साथ इसका असाइनमेंट ऑलरेडी है. तो मुझे ये अलग से नहीं बताना पड़ेगा सिस्टम को कि भाई ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन किस कंपनी कोड के लिए हो रहा है. ठीक है, बिकॉज प्लांट इज कॉमन बिटवीन द टू एंड आई कैन फेच द कंपनी कोड वाया द प्लांट, बिकॉज इसके साथ भी ये लिंक है, इसके साथ भी देखिए, तो प्लान के थ्रू मैं फेच कर सकता हूँ तो कंपनी को. तो ये अलग से असाइन करना जरूरी नहीं है. तो इसीलिए बोल रहा है कि इट इज मे अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो एग्जिस्ट विदाउट बीइंग असाइंड टू अ कंपनी कोड, सिंस ईच प्लांट मस्ट बी असाइंड टू कंपनी कोड एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सो द डेटा कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्लांट. ठीक है. अच्छा, अभी वन प्लांट कैन हैव मोर देन वन. एक प्लांट को मल्टीपल हम दे सकते हैं. इट कैन हैव मोर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, वन और मोर. ठीक है. और उसका जो मास्टर डेटा होता है, जो वेंडर मास्टर होता है, इट इज ऑलवेज क्रिएटेड अंडर परचेज एक्विजिशन. ठीक है. तो परचेज एक्विजिशन अगर डिफरेंट मास्टर डेटा है तो डिफरेंट कंडीशंस होंगी. तो एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन के इन्फो रिकॉर्ड्स अलग होंगे, कंडीशंस अलग होंगी, क्योंकि हर वेंडर का डिफरेंट मटेरियल्स है. एक वेंडर का डिफरेंट मटेरियल है, दूसरे वेंडर का डिफरेंट मटेरियल्स है. तो कंडीशंस डिफरेंट होती है प्राइसिंग. ठीक है. अगर मान लो सेम ही लैपटॉप है, एक कंपनी बेच रही है, दूसरी कंपनी बेच रही है, तो प्राइस में अंतर होता है. ठीक है. तो इसीलिए उसके इन्फो रिकॉर्ड्स अलग होंगे और उसका मास्टर डेटा भी अलग होगा. ठीक है. तो हो सकता है टर्म्स ऑफ डिलीवरी डिफरेंट हो. मान लो एसर मुझे 2 दिन में दे रहा है, कुछ और कंपनी मान लो HP मुझे 7 दिन में दे रहा है, तो मेरा टर्म्स ऑफ कंडीशंस डिफरेंट है. तो ईच परचेज ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन इन्फो रिकॉर्ड एंड कंडीशंस, और जो वेंडर मास्टर है उसका वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी कोड में बनता है. तो व्हेनेवर अ वेंडर मास्टर इज क्रिएटेड, इट इज क्रिएटेड एट 2 org levels. वन इज परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकंड इज कंपनी कोड. ठीक है. तो जो भी कंपनी बनाना है तो इन दोनों के बीच बनाना है, मतलब इसके अंदर बनाना है. ठीक है. वेंडर इज ऑलवेज क्रिएटेड अंडर परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनी. अब देखो, ये है एसएपी के अंदर एक कॉन्फ़िगर. अगर हाँ, एसएपी के अंदर मैं इस तरह से कर सकता हूँ. जैसे एक हो गया सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. इसका मतलब क्या है कि मेरे जितने भी कंपनी कोड है, टाटा, ये मतलब ये कंपनी कोड है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, टाटा केमिकल्स, ठीक है, सबका एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. तो कंपनी वाइड मेरा जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही है. दिस ओनली वन परचेज ऑर्गेनाइजेशन विच इज देयर. तो इन सारे कंपनी कोड्स के जो प्लान्स है उसके साथ मुझे इसको असाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ये मैंडेटरी स्टेप है, राइट. प्लान के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटरी स्टेप है. अगर मेरा सेंट्रलाइज परचेसिंग है तो एसएपी में सिर्फ एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और जितने भी कंपनी कोड के जितने भी प्लान्स है वो असाइन मुझे करना पड़ेगा. तो ये जो असाइनमेंट है ये मुझे सारे प्लांटों के लिए करना होगा, बिकॉज इट्स सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग. एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है फॉर ऑल माई प्लांट्स. ठीक है. सेकेंड इज व्हाट, कंपनी स्पेसिफिक, मतलब एक कंपनी कोड के लिए एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे कंपनी कोड के लिए दूसरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इस तरह से है, सेंट्रलाइज कंपनी स्पेसिफिक है. तो इन 2 प्लांट को ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन असाइन करना पड़ेगा. इस कंपनी कोड के ये 2 प्लान के लिए ये. तो कंपनी कोड के प्लांटों के लिए एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे कंपनी कोड के प्लांटों के लिए एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन. तो इट इज
कंपनी स्पेसिफिक, ठीक है। तो प्लान्स जो है वो कंपनी स्पेसिफिक है, ठीक है। यहाँ पे एक ही बन रहा है, जस्ट वन, ठीक है। कंपनी वाइड एक ही बन रहा है, और क्लाइंट लेवल पे या ग्रुप लेवल में एक ही बन रहा है, ठीक है। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटेड, ये मोर कॉमन है एक्चुअली, ये दो मोर कॉमन है कि तो डिस्ट्रीब्यूट क्या है, एक हर प्लांट के लिए एक है। मतलब ये दिल्ली का प्लांट है, दिल्ली का परचेज ऑर्गेनाइजेशन अलग है। ये मुंबई का प्लांट है, मुंबई का परचेज ऑर्गेनाइजेशन अलग है। कोई चेन्नई का प्लांट है, चेन्नई का परचेज ऑर्गेनाइजेशन अलग है। दिल्ली का प्लांट, गुड़गांव का प्लांट जो भी है, अलग अलग परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज अ 1-to-1 कॉम्बिनेशन। तो अगर इस कंपनी कोड में 50 प्लांट है तो 50 परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा और एक एक करके उसका अलग अलग से असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। 1-to-1 कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 1-to-many नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लांट स्पेसिफिक परचेजिंग है। एक प्लांट का एक, दूसरे प्लांट का दूसरा। इसमें क्या है, कंपनी कोड स्पेसिफिक, कंपनी कोड के जितने प्लांटों के लिए एक, इसके लिए एक, और इसमें सिर्फ एक ही बन रहा है। सारे जितने भी प्लांट 50-100 प्लांट है तो उसके लिए एक ही परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड, कंपनी स्पेसिफिक और डिस्ट्रीब्यूट। तो नाउ विल गो टू एसएपी। जैसे एसएपी में क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ता है। तो एसएपी के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है, ये लाल वाली स्ट्रक्चर, ये डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे, ठीक है। और इसमें ये वाला, हाँ, तो ये तो दिस इज इम्पोर्टेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे एसएपी के अंदर मैं कंपनी को बनाता हूँ। तो कंपनी क्या है, इट्स अ लीगल एंटिटी है, ठीक है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका लीगल एंटिटी है। कंपनी कोड क्या है, एक बिजनेस है। तो बिजनेस है, इसीलिए फिनेंशियल अकाउंटिंग हिट करेगा, क्योंकि मैं बेच रहा हूँ कुछ, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हर कंपनी का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक प्लांट का भी अलग प्रॉफिट एंड लॉस होता है। जब हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन वेंडर बनाते हैं तो कंपनी कोड के अंदर फिनेंशियल डेटा होता है, बिकॉज ये फिनेंस का बात है। इट्स अ बिजनेस, एंड बिजनेस मतलब ही फिनेंस है। तो कंपनी कोड हैंडल्स फिनेंशियल अकाउंटिंग। जो कंपनी कोड का जो डेटा होता है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फिनेंस, ठीक है। प्लांट क्या है, इट्स अ फिजिकल लोकेशन। तो मतलब एक फिजिकली एक लोकेशन है, मेरे कंपनी का एक प्लांट है, मतलब एक फिजिकली एक एड्रेस में एक प्लांट है मेरा, इट्स अ फिजिकल लोकेशन। देन इट्स अ स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन क्या है, इट्स अ स्पेसिफाइड एरिया विद इन द प्लांट। तो एक प्लांट के अंदर एक स्पेसिफाइड एरिया है, जो मैं बता रहा था, एक फ्री गुड स्टोर हो गया, रिपेयर स्टोर हो गया, रॉ मटेरियल का स्टोर हो गया। तो एक प्लांट के अंदर मल्टीपल स्टोरेज एरिया हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, एफजी स्टोर, आरएम स्टोर, जनरल स्टोर। तो सर स्पेसिफाइड, तो मटेरियल रिसाइड करता है यहाँ पे, स्टोरेज लोकेशन पे ही मटेरियल रहता है, ठीक है। अब उसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट मैनेजेस द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ कंपनी कोड और प्लांट, ठीक है। तो कोई भी परचेजिंग होता है तो इट मैनेजेस द प्रोक्योरमेंट ऑफ दैट कंपनी कोड और प्लांट, ठीक है। एंड ग्रुप मैंने बोला था, इट्स अ पीपल और ग्रुप ऑफ बायर्स who are working in the purchase organization, and मतलब एक टीम है, प्रोक्योरमेंट का टीम है, जो भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ है वो मैनेज करते हैं। तो जैसे नेगोशिएशन विद द वेंडर्स, सर्विसेज प्रोक्योर करना, उसका ऑफर्स क्या है, डिस्काउंट्स क्या है, वो सारा कुछ जो भी होता है वो परचेज ग्रुप करता है। और फिर असाइनमेंट होता है कंपनी, जैसे ये वाला असाइनमेंट, मतलब ये क्लाइंट बना, मान लो क्लाइंट के साथ कंपनी कोड का असाइनमेंट हुआ, ठीक है। एक कंपनी के अंदर 2 प्लांट है, इसकी असाइनमेंट है। परचेज ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके अंदर प्लांट असाइन हुआ, फिर इस प्लांट के अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन, ये क्रिएशन ही होता है। तो क्रिएशन जब होता है प्लांट का, तो हमेशा स्टोरेज लोकेशन इसके अंदर ही बनता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम 3 असाइनमेंट करेंगे, ये वाला 1, ये 2 और ये 3। क्लाइंट और कंपनी कोड इज एफआई एक्टिविटी। तो जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होता है तो क्लाइंट और कंपनी कोड हम एमएम वाले नहीं बनाते, तो इट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय द एफआई, ठीक है। तो क्लाइंट और कंपनी कोड ये हमारा स्कोप पे नहीं है, बट आई टेल यू कि किस नोड से बनता है, एसएपी में कहाँ से बनता है और उस पर क्या क्या डेटा होता है। मतलब क्लाइंट के अंदर जब हम बनता है तो क्या क्या डेटा होता है, आई शो यू, बट यू डू नॉट क्रिएट इन सिस्टम। सिस्टम का एक्सेस मिलेगा तो ये 2 नहीं करना है, ये 2 पार्ट, बट आई शो यू कि क्या क्या डेटा होता है। आपको शुरू करना है प्लांट से, यू स्टार्ट विद द प्लांट एंड द लोकेशन and purchase organization and ये 4 चीज क्रिएट करना है, ये 2 नहीं करना है। So that is all in this video. If you got value from this video, do like, comment and share with your friends. Do not forget to subscribe to the channel. If you have any questions or feedback, share them in the comment section below. Till we meet again next time, you all take care and goodbye.